हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी लिटरेचर में अगर आप यूजीसी नेट इस बार देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। और आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इससे पहले भी 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। आधुनिक भारतीय भाषाओं का परिचय इसमें पढ़ेंगे हम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका उद्भव 1000 ईस्वी के लगभग हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईस्वी के लगभग। इस वर्ग की भाषाओं का काल तब से अब तक माना जाता है, यानी कि 1000 से लेकर और अब तक का इसको जो अभी जो समय चल रहा है इसका काल माना जाता है। इस काल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की गणना आधुनिक भारत आर्य भाषाओं में की गई। जिस तरीके जैसे मैंने अभी बताया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि उद्भव जो हुआ था इसका 1000 ईस्वी से हुआ था और अब तक का जो काल है तब तक इसका माना जाता है इसका काल। तो इसमें जो भाषा जो प्रयुक्त हुई थी वो आधुनिक भारत आर्य भाषा में इसकी गणना की जाती है। इस वर्ग की भाषाओं के विकास के कुछ समय पश्चात से संबंधित साहित्य प्राप्त हुआ। अब साहित्य की प्राप्ति कब हुई? जब इस वर्ग की भाषाओं का विकास हुआ तो उसके कुछ समय के बाद, मतलब थोड़े ही समय के बाद की बात हो रही है, तब हमें साहित्य की प्राप्ति हुई। साहित्य का हमें पता चला। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में भी हुआ है। अपभ्रंश भाषा मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी, लास्ट वीडियो में। इसके विभिन्न रूपों में इसका विकास हुआ है। किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। इसलिए इन दोनों वर्गों की भाषाओं में पर्याप्त समानता है, दोनों को समान माना गया है और अनेक भिन्न विशेषताओं का भी विकास हुआ है। और भी कुछ अलग अलग विशेषताएं इसमें रही हैं, हम आगे पढ़ेंगे जिनका इसमें विकास हुआ। इस वर्ग की भाषाओं को कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इन्हें अन्य वर्ग की भाषाओं से अलग भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भाषाएं और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे कि अभी आने 2-3 स्लाइड आएंगी, मैं उसमें आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, जिनके आधार पर इनको अलग भी हम कर सकते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। ध्वनि संबंधी विशेषताएं हैं जैसे, अब ध्वनि संबंधी विशेषताओं में क्या है? पूर्वकालिक भाषाओं की ध्वनियों के आधार पर, मतलब कि इससे पहले जो, जैसे कि हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ा था उनके आधार पर, और बीच में हमने मध्यकालीन भारतीय भाषाएं पढ़ा है, तो उनके आधार पर क्या है? ध्वनियों के आधार पर इस काल की ध्वनियों में भी कुछ विकास इस प्रकार किए गए थे, कुछ विकास देखे गए। अब वो विकास कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे री से ऋषि, इसका लिखित रूप में प्रयोग होता है। हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पढ़ा था कि लिखित रूप में प्रयोग होता है, लेकिन उसमें क्या था? उच्चारण में स्वर जो है वो लुप्त हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? री का लिखित रूप में प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण स्वर के रूप में ना होकर ये री के रूप में होता है, मतलब उसमें लुप्त नहीं हुआ है। री से ऋषि, इस वर्ण को हम इस तरीके से लिखते हैं, री के रूप में होता है। तो री का लिखित रूप में प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, तत्सम शब्द मैंने कल भी आपसे पूछा था कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं, यानी कि जैसे कि ये लिखा है री। ठीक है, यथा ऋषि, ऋतु आदि। ऊष्म व्यंजन ध्वनियों में श, श और स का लिखित रूप में पूर्ववत प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ण है हमारे पास? श से षटकोण और स से सपेरा, ये वाला। इसमें क्या है? लिखित रूप में पूर्ववत प्रयोग होता है। पहले से आया, पहले क्या पढ़ा था हमने? इन तीनों की जगह पे सिर्फ स का प्रयोग हो रहा था, इसमें आधुनिक आर्य भाषा में। और इसमें क्या है? इन तीनों की जगह ये पूर्ववत इसका प्रयोग तो हो रहा है, किंतु उच्चारण में श और स 2 ही ध्वनियां हैं। इसमें क्या है? श का भी उच्चारण हो रहा है और स का भी उच्चारण हो रहा है। अब लगभग इस श ध्वनि का उच्चारण अब लगभग क्या है? श के ही समान होता है। ठीक है,
तो वर्तमान समय में कोश के स्थान पर कोश शब्द का लिखित रूप में प्रचलित हो गया। ये कोश कौन सा शब्द है? कोश शब्द जो है वो लिखित रूप में प्रचलित हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ड और ढ के साथ अड़ा और ढ मूर्धन्य ध्वनियों का भी विकास हुआ। अब जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हम बात करें तो इन ध्वनियों का भी विकास हुआ। इसके प्रयोग से क्या हुआ? सड़क, तड़क, पढ़ना, गढ़ना आदि, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके आधार पर इन ध्वनियों के लिखित तथा उच्चारित रूपों का स्पष्ट प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यह संयुक्ताक्षर का शुद्ध उच्चारण ज है, किंतु आज इसके उच्चारण बदलकर य रूप हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको समझना। ऐसे ही है, विदेशी भाषाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारतीय भाषाओं में कुछ विदेशी ध्वनियों को स्थान मिल गया। अब हुआ कि जब विदेशी भाषाओं का प्रभाव हुआ, जब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विदेशी भाषाएं जब प्रचलन में आई, अब उनको बोला गया, तो उनका परिणाम क्या निकला कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी विदेशी ध्वनियों को स्थान मिल गया, यानी कि विदेशी ध्वनियां भी उसमें उस समय प्रयोग में आने लगी। मुस्लिम प्रभाव वाली भाषाओं की क, ख, ग, ज, प आदि ध्वनियां भी आ गई। अब ये मुस्लिम प्रभाव की बात हो रही है। इसमें क्या कौन कौन सी ध्वनियां आ गई हैं? ये वाली। और अंग्रेजी की में आ ध्वनि को भी स्थान मिल गया। और अंग्रेजी की कौन सी ध्वनि थी? आ ध्वनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दों के अंत का अ स्वर प्राय लुप्त हो जाने से उनकी स्थिति व्यंजनांत हो गई। अब इसमें आ स्वर जब लुप्त होता है तो स्थिति कैसी हो गई? व्यंजनांत हो गई। ठीक है, जैसे यथा, आज, आज, इस तरीके से इसमें उदाहरण दिए गए हैं। अब शब्दों के मध्य का अ स्वर भी लुप्त होने लग गया। जैसे किसका, ये किसका लिखा है ना, मध्य का स्वर जब लुप्त हो जाएगा, कौन सा स्वर लुप्त हो रहा है? मध्य का। मध्य का कौन सा? जैसे ये स है तो किसका, आधा स आ गया, उसका, उसका, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ठीक है, जब मध्य का स्वर लुप्त हो जाएगा तो क्या आएंगे? हम उसका लिखते हैं ना, तो हम सीधा लिखेंगे उसका। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों में क्षति पूरक दीर्घाकरण नियम के अनुसार एक व्यंजन का लोप होता है और पूर्व उस स्वर का दीर्घातीकरण हो जाता है। इसमें प्राकृत भाषा की ध्वनियों का अपरिवर्तित रूप आज भी प्रयुक्त होता है। प्राकृत भाषा की ध्वनियों का अपरिवर्तित रूप मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हुआ हो, वो आज भी प्रयुक्त होता है। शब्द संबंधी विशेषताएं देख लेते हैं हम इसमें। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में शब्द वर्ग मुख्यतः तत्सम, तद्भव तथा देशज थे, किंतु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में विदेशी शब्द वर्ग विशेष रूप से उभरकर सामने आए। ठीक है, तो हमने क्या इसमें पढ़ा? मध्यकालीन आर्य भाषाओं में क्या था? तत्सम शब्द थे, तद्भव शब्द थे और देशज शब्द थे। और जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात हुई है तो इसमें क्या हुआ? विदेशी शब्द भी जुड़ गए और कौन से जुड़े थे? मुस्लिम शब्द भी कुछ जुड़े थे, है ना। और इस वर्ग में अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी के शब्द भी मुख्य हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे। इन सभी भाषाओं के शब्द तत्सम तथा तद्भव दोनों रूपों में प्रयुक्त हुए तथा तत्सम शब्द अगर इमाम, डॉक्टर, टाइम, टीवी आदि। अब ये कौन से शब्द हैं? आप देख, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? अगर, इमाम, डॉक्टर, टाइम, टीवी आदि। और तद्भव शब्द कर्ज, ज्यादा, रेल, लालटेन, कप्तान आदि। ठीक है, आधुनिक युग में मध्य युग की अपेक्षा तत्सम शब्दों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। तत्सम शब्द ज्यादा उपयोग में लाए गए हैं किसमें? आधुनिक युग में। और मध्य युग में तद्भव शब्दों की संख्या आज की अपेक्षा कहीं अधिक थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कौन से शब्दों की बात हो रही है? तत्सम शब्दों की बात हो रही है। तत्सम शब्द आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ज्यादा प्रयोग में आए। आधुनिक युग में अनुकरणात्मक शब्दों के ध्वन्यात्मक तथा प्रतिध्वन्यात्मक आदि वर्गों के शब्दों का प्रयोग पहले की अपेक्षा कहीं अधिक होने लगा।
ध्वन्यात्मक शब्द कौन से हैं? ध्वनि वाले, जिनसे ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है, उन शब्दों की बात हो रही है। कहीं अधिक होने लगे, और आजकल इस वर्ग के शब्दों के बहुल प्रयोग होने के कारण एक एक शब्द के लिए दो या दो से अधिक प्रतिध्वन्यात्मक शब्दों का प्रचलन हो गया। जैसे चाय शाय, वाय, इस तरीके से बोलते हैं ना, आज भी हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? चाय शाय बोल देते हैं, जैसे हम रनिंग लैंग्वेज में। तो वैसे ही क्या था, इसमें आधुनिक युग में ऐसे ध्वन्यात्मक और प्रतिध्वन्यात्मक आदि वर्गों के शब्दों का प्रयोग भी कहीं अधिक होने लगा। समझ में आ रहा है ना आपको? इस वर्ग की भाषाओं में पारिभाषिक शब्द पर्याप्त संख्या में प्रयुक्त हुए, यथा अनहद, हठयोग, तदर्थ आदि। आधुनिक युग में एक साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसमें संकर शब्दों के प्रयोग यत्र तत्र मिल जाते हैं, यथा रेलगाड़ी, बेकाम, कर्जदार आदि। ये क्या है? कुछ शब्द हैं जो आधुनिक युग में जुड़े हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, अब इसमें कुछ आर्य भाषाओं की बात करी गई है। कौन कौन सी है, पहले ये पढ़ लेते हैं हम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ, ये मैंने पहले भी बताया था। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट भाषा के रूप में, या विकृत भी बोल सकते हैं। अपभ्रंश, भ्रष्ट या विकृत दोनों बोल सकते हैं। इसके रूप में हुआ किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। और इस संदर्भ में अपभ्रंश के कितने रूप दिए गए हैं? 7 रूप दिए गए हैं। अब वो 7 रूप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। शौर सैनी, शौर सैनी, शौर सैनी में भी पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ऐसी महाराष्ट्री, महाराष्ट्र में कौन सी है? मराठी। मागधी, मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी। और अर्ध मागधी में क्या थी? पूर्वी हिंदी। पैशाची, पैशाची में क्या है? लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़, ब्राचड़ में सिंधी। और खस में है पहाड़ी। ठीक है, ये हमने 7 रूप देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी, इसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। इसमें बांगरू यानी कि हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली 5 मुख्य बोलियां हैं। किसकी बात हो रही है? शौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। बांगरू यानी कि हरियाणवी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं ये। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण अब देख लेते हैं। विश्व के समस्त भाषा कुलों में भारतीय भाषा कुल का और इसमें भारतीय आर्य भाषाओं का विशेष महत्व है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से मध्य युगीन भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और उससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था और अभी समझाया कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ किससे? मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा और प्राचीन आर्य भाषा दोनों का उद्भव हुआ, विकास हुआ। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ी, उनमें कुछ शब्द, कुछ वर्ण हैं जो वो जुड़ते गए, कुछ शब्द उसमें जुड़ते गए, उनका विकास होता गया। तो और उसके साथ ही आज भी वर्तमान समय में क्या हुआ? वर्तमान समय की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पर्याप्त विकास हुआ है। जब विकास होते होते कोई भाषा आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ वर्ण जुड़ते जाते हैं, कुछ शुद्धियां होती हैं, कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जिससे वो प्रचलन में आ जाती है और इसी तरीके से उसका विकास होता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी विभिन्न शाखाओं में भरपूर साहित्य रचना हो रही है। अन्य कई सारी शाखाएं हैं इसकी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस परिवार की विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मुख्य भाषा वैज्ञानिक हैं। अब इनका वर्गीकरण दिया गया है, किसने दिया गया है? हार्नेले ने, वेबर, ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, श्री सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि। ठीक है, ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने वर्गीकरण किया है किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलिए आगे देख लेते हैं। हार्नेले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संबंध में प्रथम नाम
हार्नले का आता है। इन्होंने आर्य के विषय में एक सैद्धांतिक तथ्य सामने रखा कि आर्य बाहर से भारत में 2 बार आए। अच्छा, इनका जो कहना था क्या था कि आर्य जो भारत में आए थे वो 2 बार आए हैं। इन्होंने एक तथ्य रखा सामने कि आर्य भारत में 2 बार आए हैं। ठीक है, इनके भारत प्रथम आगमन का मार्ग सिंधु पार कर पंजाब से रहा। पहला जब ये भारत में आए तो किस तरफ से आए थे? सिंधु के मार्ग को पार करके पंजाब की तरफ से आए थे। भारत के अंदर इन्होंने एंट्री करी, कहाँ से करी? पंजाब की तरफ से। दूसरी बार इनका आगमन जो हुआ वो कश्मीर की ओर से हुआ। दोबारा आए तो कब, कहाँ से आए? कश्मीर से आए। दूसरी बार आर्यों के आगमन पर पूर्व काल में आए आर्य देश के कोने कोने में फैल गए। 10वीं बार आए आर्य देश के मध्य भाग में बस गए। इस प्रकार हार्नले ने आर्यों के बहिरंग तथा अंतरंग वर्गों के आधार पर ही उनकी भाषाओं को भी वर्गीकृत किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि आर्य जो है वो भारत में 2 बार आए। पहले वो कहाँ से आए? पहले वो सिंधु मार्ग को पार करके पंजाब की तरफ से आए। दूसरी बार आए वो कश्मीर की तरफ से, और दूसरी बार जब वो आए तो उससे पहले के काल में जब आर्य देश के कोने कोने में फैल गए थे, यानी कि दूसरी बार जब वो आए भारत के अंदर, तो उससे पहले जब वो पहली बार आए थे उसी समय वो भारत में कोनों कोनों में, भारत के कोने कोने में फैल गए थे। और जब वो दूसरी बार आए तो क्या हुआ? मध्य भाग में आके बस गए। ठीक है, तो इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। इन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से आए थे और कहाँ कहाँ पर वो जाके फैले और किस तरीके से वहां पे बस गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्नले ने कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गाइडेड लैंग्वेज में एक भिन्न वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने विभिन्न दिशाओं के आधार पर भाषा सीमा बनाने का प्रयत्न किया। ये भाषा वर्ग हैं, कौन कौन से हैं? अब इन्होंने भाषा सीमाएं बनाई। कौन कौन सी बनाई? पूर्वी गौड़ियन, यानी कि पूर्वी गौड़ियन में इन्होंने क्या किया? पूर्वी हिंदी, बिहारी सहित बंगला, उड़ीसा, असमी। ठीक है, एक ये इन्होंने पूर्वी गौड़ियन नाम दिया और उसी के आधार पर इन भाषाओं को वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन सी भाषा है पूर्वी गौड़ियन में? पूर्वी हिंदी, इसमें बिहारी सहित है ये, और बंगला, उड़ीसा और असमी। अब पश्चिमी गौड़ियन की बात करें, इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी सहित गुजरात, सिंधी, पंजाबी, ये पश्चिमी गौड़ियन में आते हैं। और उत्तरी गौड़ियन की बात करें तो पहाड़ी, गढ़वाली, नेपाली आदि, और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। यानी कि अगर इसको समझा जाए तो इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो हमारी डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। ईस्ट वेस्ट यानी पूरब की तरफ जो राज्य हैं उनको पूर्वी गौड़ियन का नाम दिया। पश्चिम की तरफ है उन्हें पश्चिम गौड़ियन, उत्तर की तरफ है उत्तरी गौड़ियन, और दक्षिण की तरफ है दक्षिणी गौड़ियन। इस प्रकार इन्होंने इसका वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का आदि वर्गीकरण भले ही विस्तृत और पूर्ण वैज्ञानिक नहीं सिद्ध हुआ, ये पूरा विस्तृत और पूर्ण तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सका, किंतु इसका जो अपना विशेष महत्व है वो इस वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि परिवर्ती वर्गीकरण अल्पाधिक रूप में इस पर आधारित है। जो इससे परिवर्तित यानी इसके बाद का जो वर्गीकरण है वो क्या है? अल्पाधिक रूप से, मतलब आधे से ज्यादा रूप में क्या है जो वो इसी पे ही आधारित है। इसके बाद जितने वर्गीकरण हुए वो क्या हुए? आधे से ज्यादा वो इसी चीज पे आधारित है। किस पे? हार्नले के वर्गीकरण के आधार पर। जिस तरह उन्होंने भाषा सीमा बनाने का प्रयत्न किया और उनका जो अलग अलग वर्ग बताए, तो आने वाले जितने भी आगे के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो उन्होंने भी इसी को आधार बनाकर इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा भारतीय आधुनिक आर्य भाषा, हमने इसमें कवर किया है आज की वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और आने वाले 1.5 महीने में यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम इस पे ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे
ताकि हम अपने यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकें और इस बार का नेट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए।